गाइस, आज हम लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मंथली मैगजीन जो विजन आईएएस की है उसका सिक्योरिटी वाला पोर्शन। होपफुली गाइस आपने अपने पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमी पूरा कवर कर लिया होगा। गाइस उसकी भी वीडियोस डाल दी गई हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पूरा थॉरली पढ़ाया गया है, उसको समझते हुए कंसिस्टेंटली एफर्ट्स को गाइस थोड़ा सा रिकॉग्नाइज भी करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर कर आज हम लेने जा रहे हैं गाइस सिक्योरिटी वाला जो आपके पोर्शन है अक्टूबर मंथ का, वो देखते हैं। देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेपरेटिज्म के बारे में। देखो सेपरेटिज्म एक फीलिंग्स ऐसे इस तरह की होती है जिसमें सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड्स होती हैं। तो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सजेस्ट करा है कि जो एक नेक्सस बन रहा है सेपरेटिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम का, उस पर बहुत ज़रूरी है फोकस करना देश को। तो सेपरेटिज्म सबसे पहले देखो, मैंने आपको ऐसे सिंपल टर्म्स में बताया कि सेपरेटिज्म का एक सीधा सा मतलब है कि आप चाहते हो अपना स्टेटहुड सेपरेट बनाना, ठीक है, इसलिए एक होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कोई रीजन है उसकी डिमांड है कि मैं एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये डिमांड आ जाती है। फिर क्या होता है कि डिमांड जो है वेरियस रीजंस की है, रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर भी हमने देखा था। अब इसके चलते क्या होता है, इस डिमांड के चलते कई सारी वायलेंट क्राइम होने लग जाते हैं, इंसर्जेंसी होना, सेसेशनिस्ट मूवमेंट होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जब क्या क्या फैक्टर्स की वजह से ना सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बढ़ती कैसे हैं। आप पहले एक कंसर्न वाला मैटर हम बाद में करते हैं, पहले हम ये वाले पॉइंटर्स देखते हैं कि ऐसे कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बढ़ती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला फैक्टर है रीजनल इम्बैलेंस होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव पे। क्या देखो, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का रीजनल एस्पिरेशन होना या रीजनली एस्पायर करना, वो एक बड़ा लाजमी सी बात है, क्योंकि वो उस रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल टर्म्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस नेग्लिजेंस देखा गया है। फिर कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से भी ऐसा देखा जाता है कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज राइज हो रही हैं। डिमांड फॉर नेगलिज्म प्रिजर्वेशन करने के लिए डिफरेंट कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस को। हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा रीजन बना फॉर द मूवमेंट ऑफ सक्सेशन इन मिजोरम। तो बहुत सारे जो मीजोस थे उनका बिलीफ था दैट दे आर नेवर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, वो कभी भी इंडियन यूनियन से कभी बिलोंग ही नहीं करते थे। तो हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं इनके। फिर क्या है कि इनको हमारी गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं है उतना। क्यों? क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज कर गए, क्योंकि उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे ठीक से। डिमांड इसीलिए वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स माली में, गुइनिया, बुर्किना फासो में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि इनकी रीजंस की वजह से भी, गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ना होने की वजह से भी ये सब करा जाता है। दूसरी चीज़ है फिर आपका कि फॉरेन पॉलिसी। देखो यूक्रेन क्या बिलीव है कि हमें इंटीग्रेट हो जाना चाहिए ईयू और नाटो के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारा रशिया के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन हो, हम उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेशन के साथ चले, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क तो रशिया है। तो गाइज इसकी वजह से क्या होता है, आपस में एक डिस्क्रिमिनेशन और आपस में एक भेदभाव और अपने आपस में एक डिस्टिंक्शन पैदा हो जाती है। फिर इंटरनेशनल और जो फाइनेंशियल सपोर्ट आता है ना सेसेशनिस्ट मूवमेंट को लेकर, इसकी वजह से भी आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट जो आने लगता है, इससे भी एक डिवीजन, एक लाइन क्रिएट होने लग जाती है। समझ रहे हो आप? ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है उनका राइज होना शुरू होता है। यहाँ ये कह रहा है कौन कौन से कंसर्न है रिगार्डिंग द सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। तो पहला है इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट वाली बात, कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको आइडियोलॉजिकल एंड जो आपके फाइनेंशियल, जो आपके कोऑर्डिनेशन और ये सब मिल रहा है, नेगलिज्म मूवमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था, इसकी वजह से ये हो रहा है। लिंक होता है इनका ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप के साथ जो ड्रग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे देखो कश्मीर में देखने को मिला था। इंटरनेशनल रिलेशंस के भी इफेक्ट होते हैं डिप्लोमेसीज की वजह से। देखो हमारा कनाडा से रिलेशंस खराब हुए क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को चलते। इंस्टेबिलिटी जब रीजन में हो, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो वहाँ के लोग, तो भी इसको सक्सेशनिस्ट मूवमेंट को बहुत बूस्ट मिलता है करने के लिए, ठीक है ना। तो ये होती है सक्सेशनिस्ट मूवमेंट और इसमें इससे रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं। अच्छा, इंडिया ने इसके पर्सपेक्टिव में क्या अप्रोच अपनाई है कि जिससे कि रीजनल एस्पिरेशंस का भी ध्यान रखा जाए, या सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कैसे इंडिया ने लिए। तो सबसे पहला इंडियन गवर्नमेंट क्या काम करती है, डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस करती है। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया जब मीजो अकॉर्ड की बात आई, पीस लाना था, हमें स्टेबल करना था मिजोरम में, तो हमने डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन किया, हमने किसी की फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करा था। तो आराम से एक मीजो अकॉर्ड आया और मिजोरम में पीस स्टेब्लिश हुआ। पावर शेयरिंग भी की जाती है जिसकी वजह से क्या हो, डेवलपमेंट होती चली जाए, ठीक है। ग्रुप्स एंड पार्टीज के बीच में ऐसा आप बातचीत करके कोऑर्डिनेशन बना दिया। बैकवर्ड एरियाज के हमारा हमेशा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारा एक स्पेशल अटेंशन रहता है, इसीलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट करना,
रिसोर्सेज तैयार करना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो हमारा है वो इसी के चलते है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि जो हमारा 6th शेड्यूल है वो अलाउ करता है डिफरेंट ट्राइब्स कंप्लीट ऑटोनॉमी के लिए कि वो अपने प्रैक्टिसेस कस्टमरी लॉ को डेफिनेटली प्रिजर्व करें। और ये 6th शेड्यूल भी उसको बूम देता है कि करो, बिल्कुल प्रिजर्व करके रखो आप। फिर फोर्स का इस्तेमाल ये कह रहा है कि देखो, फोर्स इज यूज अगेंस्ट ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ज़्यादा पीस के लिए पीस ना होने दे रहे हो उस जगह पर। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है असम में जो मेंटेन करती है पीस, ताकि ऐसी चीज़ें क्रिएट ही ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे तरीके इंडियन गवर्नमेंट ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर क्रिएट करे हैं, चलाए हैं। डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस, पावर शेयरिंग करना, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट करना, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रखना और फोर्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज इंडियाज एंटी टेररिज्म अप्रोच क्या है। देखो, रिसेंटली ना होम मिनिस्टर जी का एड्रेस था और उन्होंने इसी पे ज़्यादातर फोकस करते हुए बात करी कि एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस रखा बेसिकली, और इसमें ऑर्गेनाइज जो करता है आपका NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी अभी। तो ये हाईलाइट हुआ कि खाली हमें टेररिज्म को कॉम्बैट नहीं करना, बल्कि हमें इसके एंटायर इकोसिस्टम को ही खत्म करना है। ऐसे मेजरमेंट्स उठाने हैं कि टेररिज्म के इकोसिस्टम ही क्यों क्रिएट हो। ठीक है, तो इंडिया ने जो आज तक जो अभी टैकल करने के लिए टेररिज्म को कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव मेजर हमने 1967 में ही बना लिया था। 1980 में भी हमने बनाया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि UAPA हमने क्रिएट करा 1967 में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया हमारा 1980 के अंदर। हमने सबसे पहले ये लॉज बनाए जो प्राइमरी लॉज हैं हमारे टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, खत्म करने के लिए। सेकंड, हमने बनाया डेडिकेटेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। NIA जो है वो एक तरह का इंडिया का प्राइम काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसलिए हमने रॉ हमारा काम करता है, हमारी IB काम करती है, हमारे स्टेट पुलिस सर्विसेज इसके लिए काम करते हैं, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बहुत डेडिकेट तरीके से इन चीज़ों को डील करें। नेक्स्ट चीज़ है काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इंडिया मेंबर है FATF का, आपको पता ही, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, 1989 में क्रिएट हुई थी ये। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप का मनी लॉन्ड्रिंग का सबका इंडिया पार्ट है और इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है कि इस तरह के जो भी मेजरमेंट है, प्रिंसिपल जो भी इनके द्वारा दिए जाते हैं, वो इस पर काम किया जाता है इंडिया के थ्रू। उसके बाद हमने क्या करा, हमारी ना काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लीड करती है। हमारे पास ये है कि हमें लोगों का माइंड जीतना है, उनके दिल जीतने हैं। हमें रेडिकलाइजेशन गवर्नमेंट जो है बेसिकली चांसेस कम करने की कोशिश करती है, इसीलिए हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया गया, जो सिक्योरिटी एक्शन प्रोग्राम्स के लिए चलाया जाता है, या उड़ान स्कीम चलाई गई ताकि जो हमारा यूथ है JNK का, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो। क्यों वो किसी टेररिस्ट या ऑर्गेनाइज ग्रुप का काम बने, उसको अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखो, कोई भी नहीं जाना चाहता, कोई भी नेगेटिव उस पर नहीं जाना चाहता गाइज, लेकिन सर्कमस्टांसेस उसको लीड करके वहां ले जाते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को ही काट दिया जाए, ऐसी चीज़ों को ही काट दिया जाए, तो फिर अल्टीमेटली अच्छा सब चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल और आपका रीजनल कोऑपरेशन पर भी ध्यान दिया। इंडिया ने बहुत लीडरशिप रोल वहाँ पे निभाए रीजनल एंड इंटरनेशनल में, लाइक ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम बनाया, प्रमोट किया हमने मल्टीलेटरल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। 1996 में इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, पायलट ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन तैयार करा, ये सारी चीज़ें करी। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाईलाइट करते हैं नीड टू चेंज द अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म? तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है लैक ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन रीसेंट टेररिस्ट एक्ट्स। तो टेररिस्ट हैं relying on loose affiliation with like-minded group from a variety of countries। लोन वॉल्फ अटैक ताकि राइज जो हो रहे थे बहुत ज़्यादा, कि आप किसी को भी मार के चले गए, पता ही नहीं चला। लोन वॉल्फ अटैक में क्या होता है, आप एक तरीके से मास किलिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो अल्टीमेटली, और पता ही नहीं चल रहा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन मेन दोषी है। इस तरह से चीज़ें अटैक में होती हैं। अच्छा, एक फैक्ट आपको गाइस और याद रखना है, वो ये है कि इंडिया रैंक करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में, 13th रैंक है हमारी। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, गलती से नहीं भूलना है, क्योंकि रैंक्स अगर आपको नहीं पता होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखो, लोन वॉल्फ अटैक के बारे में और ये समझो कि जो लोन वॉल्फ है ना, इसमें एक लोन फाइटर होता है, लोन एक्टर बॉम्बर है। कोई इंडिविजुअल इस तरह से प्लान कर रहा है वायलेंट एक्टिविटी को किसी ग्रुप के बिना सपोर्ट के, कोई बिना कमांड स्ट्रक्चर्स के। तो आप समझ लो इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में कि इसमें ना ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। जैसे कि आपका एक कैसे असैसिनेशन हुआ पॉलिटिकल लीडर येगिल आमिर का, तो असैसिन ऑफ फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, अगर आप देखो, ये सारे के सारे इसी रिस्पॉन्सिबल हैं, लोन वॉल्फ अटैक का ही ये पार्ट बने थे। तो अब लोन वॉल्स होते क्यों हैं, तो उसके कारण है गाइस, इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस है, रिसोर्स के कॉम्पिटिशन्स है, मेट कॉम्पिटिशन है, डिसबर्सल है फंक्शंस का।
तो इस वजह से सारे के सारे अटैक्स होते हैं। तो याद रखो, कोई ना कोई जो बंदा है लोन वॉल्व जो कर रहा है या लोन फाइटर है, ये अल्टीमेटली किसी ना किसी इंस्पायर्ड एक्सटर्नल ग्रुप से, उसके व्यूज से, उस ग्रुप को वो ऐसे अंजाम दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए गाइस, इसको रोकने की ज़रूरत के लिए हमें जो ये पैरामीटर्स तैयार करने पड़ेंगे। फिर हमारे वेपन्स का नेचर बदल रहा है। सम टेररिस्ट ग्रुप देखो, अगर आप देखते हो तो उन्होंने नए तरीके की कैपेबिलिटी वाले वेपन्स ले आए हैं, वो जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो टेररिस्ट हैं वो एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे हैं नई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का, साइबर अटैक वगैरह करना सीख गए हैं वो। तो आपको अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देखो, आप समझो, आपको इस तरह से चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी कि आपको वो उनको काउंटर कर पाओ आप समझ रहे हो? आप बीइंग, आप कल आप डीएम बनोगे किसी जगह के, किसी जगह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, किसी जगह के कलेक्टर हो गए आप, आपके या डीएसपी होते हो, कहीं भी आप बन जाते हो कल को, तो आपको ये सारी चीज़ें सोच के रखनी है कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को किस तरह से प्रमोट करना है कि चीज़ें काउंटर हो पाएँ। फिर न्यू मेथड, टेररिज्म फाइनेंसिंग के भी नए-नए मेथड्स आ गए हैं गाइस, कि डेडिकेटेड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स के थ्रू किए जा रहे हैं। टेरर फाइनेंस कर रहा जा रहा है, वॉल्यूम और उसका वैरायटी इतना ज़बरदस्त है कि आप यही नहीं डिटेक्ट कर पाओगे कि इलिसिट एक्टिविटी कहाँ से हो रही है। और उसके बाद ग्लोबल लेवल पे डेफिनेशन का बड़ा दिक्कत है। टेररिज्म आप समझा ही नहीं पा रहे हो, किस तरह से टेररिज्म को आप डिफाइन कर रहे हो। नेक्सस है इनका, ऑर्गेनाइज क्राइम वालों के साथ मिलके अपना मस्त मचाते हैं। इंटरलिंकेज है इनका, काउंटरफीट गुड प्रोडक्शन ट्रेड वालों के साथ, फ्लोरा फौना के जो क्राइम करते हैं या ड्रग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एफिक्की की रिपोर्ट थी, आप समझ लो कि गुड कोरिलेशन है ड्रग ट्रैफिकिंग का और टेररिज्म का। ये रिपोर्ट्स आपको अपने आंसर राइटिंग में जरूर डालनी है कि एज पर द रिपोर्ट बाय द फिक्की देयर इज अ गुड कोरिलेशन बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म। ठीक है। लैक ऑफ इंटर एजेंसी कॉपरेशन है। डिफरेंट जो आपके एंटी टेररिस्ट एजेंसीज हैं वो डिफरेंट सेंटर्स में अलग अलग काम कर रहे हैं। डिले है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लीगल जुडिशियल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा, कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता। तो स्ट्रक्चर को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएँ, कुछ ऐसे सजेशंस लिए जाएँ कॉन्फ्रेंस में, इसमें सजेशंस भी आए क्योंकि कॉन्फ्रेंस चली रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लीड कर रही थी। तो मॉडल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का सबसे पहले डिफाइन करना गाइस बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके ये फंक्शंस हैं, अल्टीमेटली वो मल्टी फंक्शनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हमें करना पड़ेगा। इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा इन सभी चीज़ों के लिए। हमने जैसे नार्को ऑफेंडर्स के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम डेटाबेस तैयार किया, हमने जैसे हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स के लिए इस्तेमाल किया, हमें और चीज़ों के लिए लाना पड़ेगा। हमें यूनिफॉर्म हायरार्की रखनी पड़ेगी, स्टैंडिंग प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा हमारे ग्लोबल लेवल टू द ग्रास रूट, एक कॉमन ट्रेनिंग मॉड्यूल को तैयार करना पड़ेगा हमें। कुछ और मेजरमेंट लेने पड़ेंगे कि हमारा जो फोकस है ऑन लिंकेज ऑफ टेररिज्म विद अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जाए। हमें याद रखना है एक ऑपरेशन ध्वस्त है, उसका केस याद है आपको? ऑपरेशन ध्वस्त में क्या हुआ था? एनआईए ने कोऑर्डिनेशन किया था पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर, ताकि वो टेररिस्ट, गैंगस्टर, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग नेक्सस को खत्म कर पाए। और वो हुआ था, लिंकेज की वजह से ही हुआ। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। हमारा नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना है एक्सटर्नल अफेयर्स की कि भाई वो आप कॉमन प्लेटफॉर्म लाओ जिसमें आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, तो काउंटर टेररिज्म आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की ज़रूरत है, उसको इतना स्ट्रेंथन करो आप कि जैसे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का एसेंशियल 8 है, बड़ा ज़बरदस्त उसने साइबर सिक्योरिटी को इम्यूलेट करा है। इम्यूलेशन का मतलब होता है गाइस मॉडलिंग करना, इमिटेट करना किसी चीज़ को। स्ट्रेंथन किया है हमने, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करो। आपके कम से कम ऐसा ना हो कि आपके सिटीजन्स को बड़ा ट्रस्ट हो आप पर और वो आपके साथ कोऑपरेशन के साथ काम करें, इतना आपको बनाना पड़ेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आपके सिटीजन रह रहे होंगे ना, आप समझ लो आप बिल्कुल तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि आपको कल को लीड करना है ना कहीं पे गाइस, अपने आंसर्स में भी फिर आपके दिखने लग जाएगा, अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ आ जाएगी तो। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताऊंगी, सुन लो क्या है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में हमें बनानी पड़ी। आपको देखो, अभी आज हम वीडियो बना रहे हैं तो अक्टूबर का 26/11 जा चुका है। ठीक है, 26/11 हुआ था 2008 में, समझ रहे हो? तो आपका मुंबई टेरर अटैक जो सब कुछ हुआ, 15 साल इस चीज़ को हो गए विद एनैक्टमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ पर बेसिकली कह रहा है टू सेट द स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए काउंटर टेररिज्म को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको रिलेटेड कुछ बनाया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और इसमें इसका काम है शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड जो इंडिया में होने जा रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसको चेक करना। इसका रोल है स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना, इफेक्टिव स्पीडी ट्रायल लेना, डेटा को ठीक ढंग से कलेक्ट करना,
बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ ऐसे हो रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना, इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करना, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव मेजर्स तैयार करना। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ज़रूरतें हैं जो कंप्लीट करनी है हमें। ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट गाइस, न्यूज़ इन शॉर्ट्स में आएगा। ठीक है, तो वो आप उसमें चेक कर लेना। आज एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी आई पुट इट ऑन शॉर्ट, तो आप वो भी चेक करना। थैंक यू सो मच गाइस। कल हम एनवायरमेंट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। And thank you so much again. Have a nice day to all. Please like, share, and subscribe to PM Pathshala.